इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन, थ्योरीज ऑफ रिएक्शन एंड कैटालिसिस. So half life is the time taken for half of the reactants to convert into products. What does it mean? Suppose मेरे पास एक रिएक्शन है जिसकी हाफ लाइफ है 24 आवर्स. अगर मैंने एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन 100 ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट्स लिए तो 24 आवर्स के बाद 100 ग्राम्स में से हाफ कंज्यूम हो जाएंगे और मेरे पास 50 ग्राम्स रिएक्टेंट्स बचेंगे. सो दिस इज़ हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन. नाउ एज अ जनरल रूल, हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लेंगे तो उसकी हाफ लाइफ जो है वो रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑर्डर -1 के प्रोपोर्शनल होगी. तो फॉर एग्जांपल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ इज़ प्रोपोर्शनल टू a raised to the power 1 minus 1. Now this 1 minus 1 becomes 0. So this is the proportionality equation for first order half life. अगर हम इसमें कांस्टेंट डालें तो और मज़ीद सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वी गेट हाफ लाइफ इज़ इक्वल टू 0.693 divided by k. Now we see that in the equation for half life of first order reaction, the concentration of reactant is not involved. Therefore first order reactions की जो half life है it is independent of concentration of reactants. तो इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की. तो सपोज़ मेरे पास यूरेनियम है, इसकी रेडियो एक्टिविटी या हाफ लाइफ आई सपोज़ कि 10 आवर्स है. तो अगर मैं 100 ग्राम्स यूरेनियम लूँ या 30 ग्राम्स यूरेनियम लूँ तो अब 10 आवर्स के बाद 100 ग्राम हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा यानी 50 ग्राम्स में, और 30 ग्राम हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा यानी 15 ग्राम्स में. तो इस रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. हम जितने भी रिएक्टेंट्स लें वो अपनी हाफ लाइफ के पीरियड पूरे होने के बाद हाफ में कन्वर्ट हो जाएंगे. रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ लाइफ को अफेक्ट नहीं करती. So first order reactions are independent. Half life of first order reactions is independent of concentration of reactants. Now for second order reaction, half life of the reaction is proportional to concentration of reactant raised to the power 1. 2 minus 1 is equal to 1. और अगर हम इसको इक्वेशन में डालें तो हाफ लाइफ इज़ इक्वल टू 1 divided by k into concentration of reactants. इसी तरह for third order reaction the half life is proportional to 1 divided by concentration of reactant raised to the power 2, and if we put k into it so we get half life is equal to 1.5 divided by k into a square. So these are the different equations for half-life of first, second and third order reactions. Now we see two different theories of reaction rate that we have. So the first theory that we have for reaction rate is collision theory. Now collision theory के postulates देखते हैं. So first postulate of collision theory states reactant molecules must collide with each other to form the product. It means कि अगर हमारे पास रिएक्शन वेसल में हमने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को रखा हुआ है, so we have two different reactants in the reaction vessel. तो अब प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक दूसरे के करीब आके एक दूसरे के साथ कोलाइड करना लाजमी है. Now the second postulate says that colliding molecules must have sufficient kinetic energy to form product. यानी हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान
अगर हर कोलिजन जो होगी वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। अब हमारे पास उन कोलिजन्स की रिज़ल्ट में प्रोडक्ट बनेगा जिन कोलिजन्स में हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी कि वो रिएक्शन की जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको ओवरकम कर सके। तो दो जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का सफिशेंट होना लाजमी है, उतना जितना हमें रिएक्शन को अकर करने के लिए रिक्वायर्ड है। The third postulate says that the colliding molecules must be properly oriented. Now what does that mean? Now I suppose that two chlorine atoms are reacting with each other. Now chlorines एक दूसरे के साथ p ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि इनके पास एक एक हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है। नाउ अगर दो क्लोरीन्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल यूँ हॉरिजॉन्टल पड़ा है और दूसरे का p ऑर्बिटल यूँ वर्टिकली पड़ा है, तो ये इस डायरेक्शन में एक दूसरे को अगर अप्रोच करेंगे तो दिस इज़ नॉट द प्रॉपर डायरेक्शन, इनके दरमियान ओवरलैप नहीं होगा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक दूसरे के साथ प्रॉपरली ओरिएंटेड यानी ऑर्बिटल्स का एक दूसरे के सामने प्रॉपरली ओरिएंटेड होना ज़रूरी है ताकि ये एक प्रॉपर डायरेक्शन से एक दूसरे को अप्रोच करें और ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें, तो तब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। नाउ अगर p ऑर्बिटल्स एक दूसरे को सामने से अप्रोच करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट। नाउ दिस पोस्टुलेट इज़ नॉट अप्लाइड ऑन वन बॉन्ड। सो सपोज़ कि जब हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है s ऑर्बिटल से। अब s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल है, देयरफॉर s ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो अब अगर s ऑर्बिटल्स एक दूसरे को सामने से अप्रोच करें तब भी बॉन्ड बनेगा, अगर s ऑर्बिटल्स एक दूसरे को किसी और डायरेक्शन से अप्रोच करें तब भी बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हमारे पास s ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो सिमेट्रिकल शेप है। देयरफॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो इस पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करेगा। द सेकेंड थ्योरी दैट वी हैव इज़ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। So this graph shows energy here. Now basically we have two types of reaction. First are exothermic reactions and second are endothermic reactions. Now exothermic reactions की result में heat is given out. So in that case the energy of reactants is more and the energy of products is less because the heat is given out, therefore the energy of products will be less. So this is the graph of an exothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, देयरफॉर एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज़ लेस एंड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज़ मोर। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ किसी भी रिएक्शन को अकर करने के लिए हमें एक हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर जाना पड़ता है। इस एनर्जी पर रिएक्टेंट्स जाएंगे तो तब ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। सो इस रिएक्शन के ग्राफ में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं दे हैव टू अचीव दिस मच एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स की अपनी एनर्जी इतनी है, इनको मज़ीद कितनी एनर्जी चाहिए, दिस मच एनर्जी चाहिए टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट्स को चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो हमारे पास चूँकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की अपनी एनर्जी ऑलरेडी हाई है तो इनको इतनी ज़्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर इसके मुकाबले में हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस देखें तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट को एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो ज़्यादा है क्योंकि इनके रिएक्टेंट्स की अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती। प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए होती है टू क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर। सो दे हैव हायर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ बेसिकली व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन। सो सपोज़ मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें मॉलिक्यूल A2 रिएक्ट्स विद मॉलिक्यूल B2 एंड गिव अस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट AB।
अब ट्रांजिशन स्टेट हमें क्या बताती है कि हमारे पास एट द बिगिनिंग देयर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन ए एंड ए एटम एंड बी एटम. Now this is the starting condition which we can see here. अब हमारे पास ये दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं they will get converted into product AB and AB. सो अब A और A के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, B और B के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, AB और AB के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. तो यूँ हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा. सो ये जो स्टेट है दिस इज़ टेलिंग अस द प्रोडक्ट्स. नाउ ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है कि वो स्टेट जिसके थ्रू ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे इनटू प्रोडक्ट्स. तो होता क्या है, व्हेन एवर द रिएक्टेंट्स गेट सफिशेंट एनर्जी, तो सफिशेंट एनर्जी मिलने के बाद हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है. ये ट्रांजिशन स्टेट हमें ये बताती है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कैसे कन्वर्ट हुए हैं. तो होगा यूँ कि A और A के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, B और B के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा. अब A और B के दरमियान बॉन्ड बनेगा और दूसरे A और दूसरे B के दरमियान बॉन्ड बनेगा. सो दिस इज़ ट्रांजिशन स्टेट जो हमें ये बता रही है कि रिएक्टेंट्स के दरमियान बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट्स में बॉन्ड बनेंगे. सो ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स टूट रहे हैं और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बन रहे हैं. नाउ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज़ एक्सट्रीमली अनस्टेबल स्टेट. इसको हम रिएक्शन से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ट्रांजिएंटली एग्जिस्ट करती है एंड इट इज़ द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द रिएक्शन. देयरफॉर जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अचीव हो जाती है रिएक्शन की, तो इस पॉइंट पे हमारे पास रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट बनती है. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ऊपर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं दे आर इन अ स्टेट ऑफ ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन स्टेट में पड़े होंगे. सो हमारे पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी यहाँ पर शो होती है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इस हाईएस्ट पॉइंट पे शो होती है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी यहाँ पर शो होती है. So basically transition state theory states that the reactants get converted into products by crossing a specific energy barrier which is called energy of activation. So when this barrier is crossed, an activated complex or transition state is formed. So यहाँ पर activated complex या transition state form हो जाती है जिसके through pass करके reactant convert होता है finally into the product. Now let's look at the factor that affect the rate of reaction. So basically we have 6 factors that affect the rate of reaction and we discuss them one by one. So the first factor that affects the rate of reaction is nature of reactants. तो for example मैं एक reaction करता हूँ between two substances that are ionic. सो आई रिएक्ट बेरियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम सल्फेट. जैसे ही मैं इन दोनों को वाटर में डालूंगा आई इमीजिएटली गेट अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड अलॉन्ग विद दैट पोटाशियम नाइट्रेट इज़ फॉर्म्ड. नाउ चूँकि इस रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट्स आयनिक थे तो हमारे पास ये रिएक्शन इमीजिएटली हो गया. नाउ आई एज्यूम कि मैं एक अल्कीन लेता हूँ और अल्कीन की मैं करता हूँ हाइड्रोजिनेशन. तो अल्कीन की जब मैं हाइड्रोजिनेशन करूँगा तो इसके लिए मुझे कैटलिस्ट भी चाहिए, इसके लिए मुझे टेम्परेचर भी चाहिए एंड दिस रिएक्शन विल अकर स्लोली. सो चूँकि ये कोवलेंट रिएक्शन है सो कोवलेंट रिएक्शंस आर स्लो. नाउ ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जैसे ही हम आयनिक सब्सटेंसेस को वाटर में डालते हैं तो आयनिक सब्सटेंसेस फ़ौरन से आयंस में ब्रेक करते हैं. जैसे ही ये आयंस में ब्रेक करते हैं तो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस एक दूसरे के साथ क्रॉस रिएक्ट करते हैं और फ़ौरन से प्रोडक्ट बना देते हैं. देयरफॉर आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट. अगर कोवलेंट रिएक्शंस की बात करें तो कोवलेंट रिएक्शंस में पहले कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज होगी विच रिक्वायर्स एनर्जी.
उसके लिए कैटलिस्ट और टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे। देन रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ स्लोली रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। देयरफॉर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स अफेक्ट द रेट। अगर हमारे पास आयनिक नेचर के रिएक्टेंट्स हैं तो द रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट, और अगर कोवलेंट नेचर के रिएक्टेंट्स हैं सो द रिएक्शन विल बी relatively slow. The second factor that affects the rate of reaction is the concentration of reactants. So according to law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to active masses or concentration of reactants, which means कि अगर हमारे पास reactants की concentration जितनी ज़्यादा होगी तो the rate of reaction will be that much. So the concentration of reaction is directly proportional to the rate of reaction. नाउ थर्ड इज़ द साइज़ ऑफ रिएक्टेंट्स। तो सपोज़ मैं एक रिएक्शन करता हूँ बाय टेकिंग अ सॉलिड। नाउ मैंने सॉलिड को लिया लार्ज चंक की फॉर्म में, दिस इज़ अ लार्ज चंक ऑफ सॉलिड, और अब मैं इसी सॉलिड को डिवाइड करता हूँ इनटू 9 स्मॉलर पीसेस। सो नाउ जब हमारे पास रिएक्टेंट एक बड़े चंक की फॉर्म में होगा तो इट विल हैव लेस सरफेस एरिया एक्सपोज्ड फॉर रिएक्शन। अब इसका टोटल सरफेस एरिया जो रिएक्शन के लिए एक्सपोज्ड है दिस इज़ जस्ट दिस आउटर सरफेस। और अगर मैं इसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करूँगा तो स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर वी हैव एक्सट्रीमली ह्यूज सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस। अब इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि ये छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया है, तो अब ये हमारे पास काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जब हमारे पास साइज़ ऑफ रिएक्टेंट्स जितना छोटा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। देयरफॉर पाउडर्ड रिएक्शंस आर फास्ट एज कंपेयर टू the reaction in which we take the chunks. Therefore, the size of reactants is inversely proportional to the rate of reaction. The fourth factor that affects the rate of reaction is the temperature. Now, reactants का temperature अगर low होगा तो टेम्परेचर लो होने की वजह से हमारे पास रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो, क्योंकि कम मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर सकें। अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी रेज होगी, जिसकी वजह से परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पोजेस एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। देयरफॉर टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, जितना लेस टेम्परेचर होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन लेस होगा। Now the fifth factor is the absence or presence of a catalyst. So now catalyst क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, which means that it increases the rate of reaction. So catalyst basically ऐसा क्या काम करता है कि रिएक्शन स्पीड अप हो जाए। तो let me consider an example जिसमें हमारे पास this is the energy graph of reaction. Now the activation energy of reaction is this much. This is the activation energy of reaction. अगर मैं इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दूं तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अब इस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है इट इज़ दिस मच। सो अब कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को पहले से कम कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है और रिएक्शन गेट्स स्पीडेड अप। सो कैटलिस्ट बेसिकली लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड देयरफॉर एज अ रिजल्ट स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन. The last factor that affects the rate of reaction is presence or absence of light. Now there are some reactions which we call photochemical reactions. Photochemical reactions वो हैं जो लाइट की प्रेजेंस में अकर करते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस. तो अगर हमारे पास लाइट ज़्यादा होगी यानी लाइट की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोर.
सो वो रिएक्शंस जो लाइट पे डिपेंड करते हैं, तो अगर उनमें हम ज़्यादा इंटेंस लाइट देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज़, और लेस इंटेंस लाइट से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होगा. सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. Now we move towards our last topic of this chapter, that is catalysis. So catalyst is basically a substance that speeds up the rate of reaction without itself being consumed at the end of reaction. तो वो substances जो reaction के rate को enhance या increase करते हैं खुद के consume हुए बगैर, उन substances को हम कहते हैं catalysts. नाउ कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करता है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं द रिएक्शन बिटवीन ईथीन एंड हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म ईथेन. नाउ अगर हम इस रिएक्शन को टेक्निकली देखें तो टेक्निकली हमने इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए दो काम करने हैं. फर्स्ट काम जो हमने करना है वो ईथीन का ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, ताकि पाई बॉन्ड ब्रेक हो, कार्बन्स की वैलेंसीज क्या हो, अनसेटिस्फाई हो जाए और इसके ऊपर कोई एक सब्सटेंस ऐड कर सके. इसके अलावा जो सब्सटेंस हमने ऐड कराना है लाइक हाइड्रोजन हेयर, हमने इसके आपस के बॉन्ड्स को ब्रेक करना है ताकि ये एक दूसरे से अलग हों और एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे चला जाए. नाउ ब्रेकिंग दीज टू बॉन्ड्स रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो अब इस रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है दैट विल बी हाई, बिकॉज हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना भी मुश्किल है, जबकि हमने एक और पाई बॉन्ड को भी ब्रेक करना है बिटवीन कार्बन कार्बन. नाउ सपोज़ कि मैं इसमें कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ निकल. नाउ निकल बेसिकली क्या करता है, दीज आर निकल मेटल एटम्स. निकल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अपनी सरफेस के ऊपर टेम्परेरीली एड्जॉर्ब कर लेता है. अब इस टेम्परेरी एड्जॉर्प्शन की वजह से हमारे पास हाइड्रोजन निकल के साथ बाइंड कर जाता है. अब निकल के एटम्स जब वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड भी स्ट्रेच होता है. तो जब हाइड्रोजन का बॉन्ड निकल के एटम्स के साथ स्ट्रेच होता है तो इट हैज़ चांसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन. तो निकल हमें हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है. तो चूँकि निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का बॉन्ड आसानी से ब्रेक करेगा, तो निकल की प्रेजेंस में अब हमें हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए. देयरफॉर इस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. सो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, कैटलिस्ट बेसिकली डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन. नाउ एवरी कैटलिस्ट हैज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ कैटलिस्ट इज़ दैट इट स्पीड्स अप reaction. Second property is that catalyst itself is not consumed in the reaction. ये सिर्फ हमारे पास रिएक्शन को स्पीड अप करने के प्रोसेस में हेल्प करता है. इट इज़ नॉट अ रिएक्टेंट इटसेल्फ. थर्ड प्रॉपर्टी इज़ कि हमें कैटलिस्ट की स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड है, नॉट मच अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड. देन फोर्थ, every reaction has its own specific catalyst. हर रिएक्शन का एक अपना कैटलिस्ट होता है, क्योंकि कुछ रिएक्शन कुछ कैटलिस्ट से अच्छे परफॉर्म होते हैं और कुछ रिएक्शंस दूसरे कैटलिस्ट से अच्छे परफॉर्म होते हैं, विच आर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड. देन नेक्स्ट, पाउडर्ड कैटलिस्ट्स वर्क बेटर, क्योंकि पाउडर्ड कैटलिस्ट जो हैं वो हमारे पास उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है कंपेयर टू अनपाउडर्ड और सॉलिड कैटलिस्ट. देयरफॉर पाउडर्ड कैटलिस्ट हमारे पास ज़्यादा अच्छा काम करते हैं. एंड देन अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इज़ कि कैटलिस्ट चूँकि ख़ुद तो कंज्यूम नहीं होगा, उसका हमारे पास जो मैस है वो कांस्टेंट रहेगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन, बट इट्स फिज़िकल स्टेट कैन चेंज. फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि हम कैटलिस्ट को एक सॉलिड की फॉर्म में लें और रिएक्शन के एंड पे हमें वही कैटलिस्ट सेम अमाउंट में मिले लेकिन पाउडर्ड फॉर्म में मिले. सो फिज़िकल स्टेट ऑफ अ कैटलिस्ट कैन चेंज इन द रिएक्शन. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैटलिस्ट्स. Now we have two types of catalysis. First is homogeneous catalysis, second is heterogeneous catalysis. Now homogeneous catalysis में जो हमारे पास catalyst होगा
एंड सेकेंडली जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, ये दोनों चीज़ें सेम फेज़ में होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एस्टर ली, आई टुक एन एस्टर और इसकी मैंने हाइड्रोलिसिस की। नाउ एस्टर भी हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। नाउ इस रिएक्शन का जो कैटलिस्ट है दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, सो दिस ऑल्सो इज़ इन लिक्विड फॉर्म। सो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स भी लिक्विड हैं और कैटलिस्ट भी लिक्विड है, यानी रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में है। देयरफॉर दिस इज़ कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिसिस। नाउ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस इज़ दैट टाइप ऑफ कैटालिसिस जिसमें हमारे पास कैटलिस्ट और जो रिएक्टेंट्स होंगे वो सेम फेज़ में नहीं होंगे, दे विल बी इन डिफरेंट फेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी टेक अ रिएक्शन जिसमें मैं ईथीन गैस को रिएक्ट करता हूँ विद हाइड्रोजन एंड आई यूज़ निकल कैटलिस्ट। नाउ इसमें रिएक्टेंट्स दोनों हमारे पास गैसेस हैं, लेकिन जो कैटलिस्ट है निकल इट इज़ सॉलिड। सो हमारे पास रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में हैं, सो दिस इज़ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। Now we have another process which is called negative catalysis. Now कुछ reactions हमारे पास catalyst की presence में speed up हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम catalyst को यूज़ करते हैं to slow down the reaction. For example जब हम पेट्रोल को बर्न करते हैं तो यूजली वो पेट्रोल जिसका ऑक्टेन नंबर लो होता है वो ज़्यादा जल्दी बर्न कर जाता है इंजन के अंदर, प्री इग्निशन करता है, टाइम से पहले बर्न कर जाता है। तो व्हाट वी यूजली डू, हम पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड ऐड करते हैं। टेट्रा इथाइल लेड क्या करता है, नेगेटिव कैटालिसिस करता है और पेट्रोल को प्री इग्निशन यानी टाइम से पहले बर्न होने से बचाता है। ये इसकी बर्निंग को थोड़ा सा स्लो डाउन करता है। सो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कैटालिसिस। देन वी हैव अनदर टर्म कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस वो टर्म है जिसमें हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिएक्शन के बीच में ही कोई ऐसा सब्सटेंस बनता है जिसके बनने से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। इस टर्म को हम कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर को रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो अब रिएक्शन के बीच में हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है नाइट्रस एसिड। तो जैसे जैसे कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रस एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती जाती है। नाउ नाइट्रस एसिड एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। तो जैसे जैसे नाइट्रस एसिड ज़्यादा बनता जाता है कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाती है और रिएक्शन इनके दरमियान स्पीड अप होता जाता है। सो दिस इज़ ऑटो कैटालिसिस। Now the last type of catalysis is enzyme catalysis, जिसमें हमारे पास we have enzymes which are specific biological molecules. Now enzymes के अंदर हमारे पास एक साइट होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। Now active site is basically that portion of enzyme जिसका एक specific structure होता है which is so made to form a bond with the reactant. तो हमारे पास बियोलॉजी में इंजाइम की एक्टिव साइट में स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स आके बाइंड करते हैं। जब रिएक्टेंट्स आके बाइंड करते हैं इंजाइम के साथ तो इंजाइम रिएक्टेंट्स को कैटालाइज करती है और डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस बॉडी में परफॉर्म करती है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन बायोकेमिस्ट्री। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।